साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था। याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं। क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है। बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर
इन महामिलावटी लोगों को ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें। अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं। ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते?
मोदी को ही देते ना, देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया। कैसी कैसी बातें बोली, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथियों, अगर कोई, जरा आप ध्यान से समझिए, अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या? अरे सेट रेडी है क्या? अरे भाई सेट लगा दो। अरे सेट लागू हुआ होगा गया कि नहीं? ऐसा आता है कि नहीं शब्द? थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारें चलाई हैं, कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवाड़ किया है। हमारी वायुसेना नया लड़ाकू विमान मांग रही थी, उनकी सरकार फैसले टालती रही, विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे,
उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे। उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की परीक्षण की मांग कर रहे थे। उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। 21वीं सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला भी टाला जाता रहा। भाइयों और बहनों, ये लोग भारत को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके हिसाब पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा डुलमुल रवैया अपनाते रहे। साथियों, इन लोगों की राजनीति तभी चलती है जब देश कमजोर रहे, जब देश को ये लोग बनते रहे, समाज में दीवारें हो, खाई हो। ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास ये उनको मंजूर नहीं है। साथियों, आज वाकई चौधरी चरण सिंह जी के कितने दुखी होते होंगे। जिस गरीब के लिए, जिस किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे सपा, बसपा और कांग्रेस द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर कांग्रेस की तो किसान नेताओं से विशेष दुश्मनी रही है। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया था। चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद से हटाने में भी कांग्रेस की भूमिका थी। मत भूलिए, देश के एक और महान किसान नेता दीनबंधु छोटूराम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया था। वो किसानों के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली साल मुझे रोहतक में सर छोटूराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला। साथियों, भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह जी, दीनबंधु छोटूराम के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। देश का किसान मजबूत होगा, देश का गरीब सशक्त होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। साथियों, लेकिन इन सब के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जब मैं 8-10 साल की उम्र का था, तब सुना करता था कि सरकार गरीबी हटाने के बारे में बात कर रही है। जब 20-22 साल का हुआ तो इंदिरा जी भी यही कहती थी, गरीबी हटाएंगे। इसके बाद भी 4-4 पीढ़ियां एक ही बात करती रही। वो तो आगे बढ़ते गए, गरीब गरीब होता गया, गरीबी बढ़ती गई। आजादी के बाद पिछले 72 वर्षों में कांग्रेस ने जीता, गरीबों के साथ गद्दारी की है। उसे देखते हुए आज देश का गरीब ये संकल्प कर चुका है कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीबी तब हटेगी जब कांग्रेस हर कोने से हटेगी। कांग्रेस का 72 साल का काम खुद अपनी गवाही दे रहा है। गरीब को धोखा देने के लिए, गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जो जो पैंतरे अपनाए हैं, वो गिनाने लगे तो शायद महीने भर मुझे बोलता रहना पड़ेगा। मुझे पता है
गरीबों के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को देश का गरीब अब पूरी तरह हटाकर ही दम लेने वाला है। भाइयों और बहनों, 1857 के संग्राम में जन जागरण के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। कमल को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रसारित किया गया था। आज जब हम नए भारत का संकल्प ले रहे हैं तो फिर उसी कमल के जरिए हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है तभी एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनती है। आपकी मजबूत और निर्णायक सरकार आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है। एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साफ और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र के रूप में सम्मानित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर मां, बहन, बेटी को इज्जत की और सुरक्षा की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर किसान को यह महसूस होगा कि खेती करना लाभदायक भी है और सम्मानजनक भी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी भाग में अपना काम करने में सहूलियत होगी। एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी करेगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। एक ऐसा नया भारत जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी। भाइयों और बहनों, यहां के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है।